है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में। खम ठोक ठेलता है मानव जब पर्वत के जाते हैं पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन जोशीली पंक्तियों से मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन रोजगार के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का बेसिक देख लिया था और हम लोग को इतिहास का सिलेबस देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कालखंड में विभाजन करते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को एक ही बार में पूरी हिस्ट्री ना पढ़ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और एक बोझिल भी नहीं पड़ेगा याद रखने के क्रम में। तो सबसे पहला हम लोग का होता है प्राक ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जिसका कालखंड होता है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है हम लोग का आदि ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जिसका कालखंड होता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद हम लोग का शुरू हो जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग का आता है प्राचीन इतिहास, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। ये पूर्व और उत्तर क्या है इसको पहले देख लेते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। ये डायरेक्शन वाला पूर्व और उत्तर नहीं है, यह हिस्ट्री वाला पूर्व और उत्तर है। पूर्व मतलब होता है पहले और उत्तर मतलब होता है उसके बाद। ये हिस्ट्री में यही बोला जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो प्राचीन इतिहास का हम लोग का कालखंड शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व, जब हम लोग का वेद पुराण लिखा गया था तब से शुरू होता है, और 600 ईसा पूर्व तक चलता है जब बुद्ध काल आता है। इसको इंग्लिश में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। और पूर्व मध्यकाल प्री मिडेवल हिस्ट्री है, जब हम लोग का जनपद काल शुरू हो जाता है, मतलब कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पूरे महाजनपद काल में ये पूर्व मध्यकाल चलता है। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जो हम लोग का शुरू होता है 700 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। बेसिकली इसमें हम लोग अरबों का और तुर्की आक्रमण देखेंगे और जो मुस्लिम शासन भारत में रहा था उसके बारे में देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटर मिडिवल पीरियड या पोस्ट मिडिवल पीरियड। उसके बाद शुरू हो जाता है पूर्व आधुनिक काल। पूर्व आधुनिक काल का कालखंड शुरू होता है 1726 ईस्वी से, जिसका और 1726 ईस्वी से और चलता है 1757 ईसा पूर्व, जब भारत में एक बहुत बड़ी घटना जिसको हम लोग कहते हैं 1857 की क्रांति हो जाती है, वहाँ तक। उसके बाद शुरू हो जाता है आधुनिक काल, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। जिसका कालखंड होता है 1757 या 58, इसको कहीं कहीं दे देता है, और ये चलता है 1947 तक, जब भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो ये हम लोग का डिवीज़न है कालखंड के हिसाब से। और इसके अलावा भी एक डिवीज़न होता है जो लिपि के आधार पर होता है, जो क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। वो भी सेम इसी तरह है, बस उसमें क्या है कि प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग को कोई भी लिखित अवशेष नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय का मानव जो था वो लिखना नहीं जानता था। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उन लोग की ऐसी ही भाषा थी जो आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये डॉक्टर वाली भाषा लिख गए हैं, जो हम लोग को नहीं समझ में आने वाला है, वो केवल डॉक्टर ही समझेगा। तो जो आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य था वो केवल उन्हीं को समझ में आएगा। उसके बाद आता है जो ऐतिहासिक काल है, उसमें जो लिखे गए वेद पुराण है और कई सारे ग्रंथ हैं, जैन बौद्ध ग्रंथ हैं और कई इतिहासकार द्वारा लिखे हुए पुस्तकें हैं, जो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इसको लिखित साक्ष्य के हिसाब से माना जाता है कि यह एक थॉमसन के हिसाब से
जो क्रिश्चियन थॉम्सन है उन्होंने इतिहास का त्रिकालिक विभाजन किया है लिपि के आधार पर। और उसके बाद एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने केवल प्रागैतिहासिक काल को विभाजन किया है 4 भागों में। जो वस्तुएं हम लोग को मिली हुई थी उनको देखकर उनके कालखंड को अलग अलग किया है क्रिश्चियन थॉम्सन ने। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रागैतिहासिक कालखंड। पर उससे पहले हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग समय रेखा जो है उसमें हम लोग कहाँ हैं। पढ़ते हुए क्रम में इस बात को हमको ध्यान रखना है कि कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ पर अभी मौजूद हैं, मतलब कि पढ़ाई के क्रम में कि कितना हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे इस नंबर लाइन को भरते जाएंगे। इसको याद रखिएगा, इससे हम लोग को लिंक करने में बहुत ही आसानी होगी कि हम लोगों कहाँ तक पढ़ चुके हैं और कितना अभी पढ़ना बाकी है। क्रिश्चियन थॉम्सन के काल विभाजन के बाद अब हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा किए गए काल विभाजन को। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इस प्रागैतिहासिक काल को विभाजन किया है, वो भी मिली हुई वस्तुओं के आधार पे। किस पे? मिली हुई वस्तुओं के आधार पे। जो क्रिश्चियन थॉम्सन ने काल विभाजन किया था वो लिपि के आधार पर विभाजन किया गया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा काल विभाजन को आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है पूर्व पाषाण काल, जिसको हम लोग मेगालिथ या स्टोन एज बोलते हैं, जिसका कालखंड है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मानव सबसे ज़्यादा इसी कालखंड में अपना जीवन व्यतीत किया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव कैसे शिकार करता था, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें जो पत्थर के उपकरण थे वो छोटे छोटे होने लगे। उसके बाद आता है नव पाषाण काल, इसमें मानव जो था तकनीकी रूप से बहुत ही विकसित हो चुका था। वह इस समय काल में प्रक्षेपास्त्र बना लिया था। प्रक्षेपास्त्र आजकल के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से मत समझिएगा, वो तीर धनुष हुआ करते थे जो इस समय के प्रक्षेपास्त्र थे, तीर धनुष और भाला जो थे। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, जो कि हम लोग का आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में भी पढ़ सकते हैं इसको, या फिर चाहें तो ताम्र पाषाण काल में भी पढ़ सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मेनली ये आता है जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित संस्कृति थी जो कि भारत में एक शहरी जीवन को दर्शाती थी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका कालखंड था 2350 से 1750 तक। इसको हम लोग ताम्र संस्कृति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय खंड में जो मानव था वो पत्थर के औजार छोड़कर तांबे के औजार बनाने लगा था, यानी तांबे के उपकरण बनाने लगा था, या फिर दोनों मिक्स में कह सकते हैं। ऐसा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पत्थर और तांबे के दोनों उपकरण बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का कालखंड है 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का कालखंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए, क्योंकि वैदिक काल जो था 1000 ईसा पूर्व तक चला और यहाँ पर लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज हो जाने से कृषि में बढ़त मिली, जिससे इसको हम लोग अलग करके पढ़ते हैं ताकि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। उसके बाद महाजनपद काल आता है। इसमें देखेंगे हम लोग कैसे भारतवर्ष में 16 महाजनपद का निर्माण हुआ और अलग अलग वंश उस पर राज किए, साम्राज्य बनाए, फिर एक साम्राज्य टूटा, फिर दूसरा साम्राज्य बना। उसी तरह देखते देखते आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मेनली इसमें अशोक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल।
मरणोत्तर काल में हम लोग जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, जिसके बारे में हम लोग मेनली चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है गुप्तोत्तर काल। इसमें अलग अलग वंश आ जाते हैं, जैसे वर्धन आ जाता है। गुप्तोत्तर काल देखने के बाद हम लोग देखेंगे इस्लाम का उदय हुआ कैसे, और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर, उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, उसके बाद गौरी ने किया, और गौरी के बाद उसका एक गुलाम जो था दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिडेवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वो हम लोग मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से देखते हैं। प्राचीन इतिहास देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है तुर्की आक्रमण से, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमण करता है, यानी इस्लामी आक्रमण शुरू हो जाता है। उसके बाद गजनवी, गौरी, ये सब आक्रमण कर कर के भारत का धन लूट लूट कर अपने देश ले जाते थे। उसके बाद जो गौरी का गुलाम था उसने एक सल्तनत की स्थापना कर दी, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुर्की आक्रमण, फिर उसके बाद अरब आक्रमण, फिर भारत में जो इस्लामी राज्य हुए उसको देखेंगे, फिर मेनली दिल्ली सल्तनत जो है हम लोग का महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग विभिन्न वंश देखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक और लोदी। ये पांचों महत्वपूर्ण वंश को देखने के बाद हम लोग बहमनी और विजयनगर की स्थापना देखेंगे। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन देखने के बाद पानीपत की लड़ाई, जब बाबर का आगमन हुआ भारत में। उसके बाद हम लोग का मेन होगा मुगल साम्राज्य, और बीच में जो है सूर्य शासन देखेंगे, जिसमें शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग का आता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें मेनली ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में। उसके बाद शिवाजी और उनके पेशवा के बारे में देखना है, और प्लासी और बक्सर का युद्ध के बाद हम लोग का मिडेवल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। मध्यकालीन इतिहास देखने के बाद अब देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग वैसे तो कंपनियों के आगमन से मानते हैं, पर यहाँ पे हम लोग 1857 की क्रांति से मानेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन खत्म होके जो भारत का नेतृत्व था या जो शासन था, वो ब्रिटेन की जो सम्राज्ञी थी या ब्रिटेन की जो क्वीन थी उनके हाथों में दे दिया गया था। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग को मेनली पढ़ना है 1857 का विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ। उसके बाद विभिन्न गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में देखेंगे, उनके काल और उनके कार्यों के बारे में देखेंगे। फिर भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार देखेंगे, जो अंग्रेजों द्वारा धार्मिक सुधार किया गया था और सामाजिक सुधार किया गया था, उसके बारे में देखेंगे। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, कौन कौन से कर लगाए गए थे, उनके बारे में देखेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। उसके बाद क्रांतिकारी और होम रूल आंदोलन देखेंगे, किसान और आदिवासी आंदोलन देखेंगे। फिर महात्मा गांधी का आगमन जो हुआ था साउथ अफ्रीका से, उसको देखेंगे। फिर कांग्रेस का उग्र उदारवादी चरण जो 1905 तक चला था। फिर उसके बाद कांग्रेस का उग्रवादी चरण जो 1907 के बाद से चला था, जो बंगाल विभाजन के बाद उग्रवादी चरण जो चला था कांग्रेस का, उसके बारे में देखेंगे। फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और कब और कहाँ हुए थे उनके बारे में देखेंगे।
फिर ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियां देखेंगे, फिर भारत की आज़ादी और भारत पाक विभाजन देखेंगे। उसके बाद हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे विश्व इतिहास को पढ़ने के लिए। तो सिलेबस में इतना ही, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्राक ऐतिहासिक कालखंड को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।